राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और मेरे नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो में मैंने अपने ग्रुप डी की जर्नी शेयर करी है कि कैसे मैंने ग्रुप डी की जॉब हासिल करी, मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या था, मुझे कैसा फील हो रहा है ग्रुप डी की जॉब करते हुए, मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिला है और मैं किस पोस्ट पर काम कर रही हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रुप डी की जॉब के लिए मैंने कहाँ से पढ़ाई करी, किस प्लेटफॉर्म से कितनी पढ़ाई करी, और हाँ, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी या ऑफलाइन पढ़ाई करी, कौन सी बुक्स मैंने फॉलो करी, किस टीचर को मैंने फॉलो करा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं। तो मैंने ना कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं ग्रुप डी की जॉब करूँगी या ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है, लेकिन होता यही कि जब आप एक लेवल की पढ़ाई कर लेते हो ना, तो आपको यही लगता है कि मुझे इसी लेवल की जॉब लेनी चाहिए। लेकिन हरियाणा में माहौल ऐसा है कि भले आप कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है ना, तो आपको समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। भले ही सरकारी नौकरी छोटी हो बड़ी हो, ये कोई मैटर नहीं करता, बस आपके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो अगर मैं मेरी फैमिली की बात करूँ तो मेरे पापा जो थे वो सरकारी नौकरी में थे, मेरे ससुर जी सरकारी नौकरी में, मेरे जेठ सरकारी नौकरी में है, मेरे जिया जी सरकारी नौकरी में है। सिर्फ हमारे घर में सरकारी नौकरी नहीं थी, यानी ना मेरे हस्बैंड के पास सरकारी नौकरी थी और ना मेरे पास। अब हमें सरकारी नौकरी लेनी तो थी, और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बीएड किया हुआ है, एस्टेट सीटेट रीट मेरे तीनों क्लियर है। लेकिन हरियाणा में टीचर्स की वैकेंसी मत पूछो, या तो आती नहीं है, और आती है तो उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, मतलब 5-6 साल तो आप मान के चलो एक टीचर बनने के लिए। तो मैं कर रही थी ग्रुप सी के लिए प्रिपेयर। अब उस हरियाणा सरकार ने सीईटी निकाला था कि सीईटी के बेस पर अब ग्रुप सी की भर्तियाँ होंगी, तो मैं सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और इसी बीच आता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम। मैंने साफ साफ बोल दिया था कि मैं नहीं जा रही पेपर देने, मेरे को ये जॉब करनी ही नहीं है, तो मैं क्यों पेपर दूँ। फिर घर वालों ने बोला कि चलो एज ए टेस्ट पेपर दे लो, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, रिव्यू आपको मिल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, सीईटी पे वैसे ही काफ़ी पंगे चल रहे थे ग्रुप सी वाले पे, किसको क्वालिफाई करो। एक बार लिस्ट डल रही थी, एक बार कैंसिल हो रही थी, 54-57 का अलग इशू चल रहा था, मतलब सीईटी में काफ़ी पंगे चल रहे थे, उसमें भी टाइम लगने ही वाला था। ऐसे में आता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम। अब तैयारी मैं ग्रुप सी के लिए कर रही थी, और इन सब के लिए मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी, मैंने ऑफलाइन पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है और उसको छोड़कर मैं बुक्स उठा के नहीं बैठ सकती थी, वो मेरी मुझसे पहले वो बुक्स छीन लेती थी मुझसे। तो मैंने सारी पढ़ाई अपनी ऑनलाइन करी थी। तो गई मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने अपनी बेटी के साथ। और ऐसा था कि जब बेटी छोटी थी ना, तो हम पेपर देने जाते थे, तो हम पूरी फैमिली इकट्ठे होके जाते थे। मेरे हस्बैंड एज ए ड्राइव करने वाले जाते थे, सास को मैं लेके जाती थी बच्चों को संभालने के लिए। दोनों बच्चे मेरे जाते थे ताकि दोनों जब मैं पेपर दे रही हूँ तो एक दूसरे के साथ खेल लें। तो गए हम, सर्दियों का वो टाइम था और हम पेपर देने पहुँचे। क्वेश्चन पेपर आया हाथ में, देखते ही मुझे पता था कि ये मुझे आता है, इसमें मेरा होने वाला है। ठीक है, पेपर देके मैं आ गई बाहर। सबने बोला कैसा हुआ एग्ज़ाम, मैंने बोला कि अच्छा हुआ, इस बार तो मुझे लगता है मेरा हो ही जाएगा। मेरी सास मेरे तक ज़्यादा राजी हो रही कि बढ़िया है तेरा हो जाएगा। तो मुझे भी काफ़ी लोगों को जवाब देना है, क्योंकि जब एक बहू तैयारी करने लगती है ना, तो बहुत लोग उंगली उठाते हैं कि काम से बच के पढ़ाई कर रही है, ऐसी की पढ़ाई सारा दिन किताबा में ही बढ़ी रहे हैं, आज तक तो सरकारी नौकरी नहीं लगी, पढ़ती भी है या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रही है। तो इन सब सवालों के जवाब मैंने नहीं दिए, क्योंकि मेरे कर्मों ने दिए, और वर्बली बात करूं तो मेरी सासू माम ने दिए। तो बात करते हैं, फिर घर पहुंच के मैंने अपनी आंसर की मैच करी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आंसर की एग्ज़ाम से बाहर आते ही अपलोड हो जाती है। तो मैंने आंसर की मैच करी, तो भाई उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो रखा था, तो मैं काफ़ी राजी हो गई कि चलो बढ़िया मार्क्स बन रहे हैं। अब जब बाकी बच्चे पेपर दे के आए, मतलब चार शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट हुआ था, तो चारों शिफ्ट के जब बच्चे पेपर दे के आए तो सबका रिएक्शन ये था, पेपर बहुत इजी था, हम तो सारे कराए, हमारा तो हो ही जाएगा, बहुत इजी पेपर था। हाँ, पेपर बहुत इजी था, लेकिन जो उसके ऑप्शंस थे ना, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे। मतलब हर ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ ये सही है इसका आंसर, ये सही है इसका आंसर। तो वो पेपर बहुत इजी था, लेकिन ऑप्शन कंफ्यूजिंग था, इसीलिए सबको डाउट था कि हमारा हो ही जाएगा। और ये पेपर ऐसा था कि सबके 60+ मार्क्स बन रहे थे, क्योंकि एक तो ये बहुत लंबे पीरियड के बाद हुआ था, सबकी तैयारी अच्छी चल रही थी ग्रुप सी की, तो इसीलिए 60+ मार्क्स सबके बने थे। लेकिन जो ग्रुप डी की कट ऑफ लगी है
वो तो आप अच्छे से जानते हैं। तो कट ऑफ ने तो रिकॉर्ड अलग से ही तोड़े थे, तो मैं यहाँ अलग कन्फ्यूज़न में चल रही थी। मैंने भगवान के आगे जोड़े हाथ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी कि भगवान बाबा जी अब लाज सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि अगर इस पेपर में भी मेरा नहीं हुआ तो लोग यही कहेंगे कि नहीं पढ़ती है, ये सिर्फ टाइम पास करती है, इसको काम से बचने के लिए किताबें लेके बैठती है, ये इसको काम से बचने का बहाना चाहिए। तो मैंने सिर्फ अपने बाबा आगे अरदास लगाई कि बाबा आप देख लो, जो होना है हो जाए, औरों का भी हो जाए, साथ साथ मेरा भी हो जाए। मैंने यही बोला था कि और किसी का भी हो लेकिन मेरा तो ज़रूर हो, क्योंकि मुझे लोगों के जवाब देने हैं। अब आया रिज़ल्ट का दिन, तो शिवरात्रि से पहले वो रिज़ल्ट आया था। तो रात को ही मैंने चेक कर लिया था, मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात मैंने जागती रही, मिनट मिनट में रिज़ल्ट चेक करा। अब रिज़ल्ट आ गया, PDF आ गई, अब चेक करना था कि लिस्ट में नाम है या नहीं है, रोल नंबर है या नहीं है। तो जल्दबाजी और एक्साइटमेंट के चक्कर में गलत रोल नंबर में डाल देती हूँ, शौक में चली जाती हूँ कि हे भगवान इतने नंबर लेने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर फिर रिलैक्स थोड़ा होके अपना रोल नंबर दोबारा डालती हूँ और चेकआउट करती हूँ कि हुआ या नहीं हुआ। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मैंने रात को किसी को नहीं जगाया। रात के 2 बजे मैंने अपना रिजल्ट चेक करा था, मैंने किसी को नहीं जगाया। एक्साइटमेंट के चक्कर में मुझे नींद भी नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी, तो मैंने कराया था शिवरात्रि का व्रत। तो हम गए भोले बाबा के मंदिर, वहाँ जाके मैंने माथा टेका, उनको जल अर्पित करा और फिर हम घर आके तब मैंने सबको ये गुड न्यूज़ दी। मेरी सास तो अलग ही लेवल में चल रही थी, मतलब उनका तो अलग ही खुशी का लेवल चल रहा था। और रही बात रिश्तेदारों की, तो उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि क्या रहा, कैसा रहा, क्या रहा, कैसा रहा। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि भाई इतना पढ़ी लिखी होकर ग्रुप डी की जॉब करेगी क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना पढ़ने के बाद चपड़ासी लगेगी क्या। अब उन अनपढ़ गवार को कौन बताए कि ग्रुप डी में सिर्फ एक चपड़ासी की जॉब नहीं होती, और भी काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं। हाँ ठीक है, ये मेरी पढ़ाई के लेवल की नहीं है, लेकिन हाँ मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है और ये मेरी फर्स्ट जॉब है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हूँ इस जॉब से, मुझे फर्दर आगे भी बढ़ना है, आगे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, देखते हैं आगे क्या होगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जो लोग आके ये बोल रहे थे ना बहुत इजी पेपर था, हमने तो यूँ चुटकियों में कर दिया, हमारा तो हो ही जाना है, भाभी आपके कैसा रहा, चाची आपका कैसा रहा, तो उनमें से किसी का भी नहीं हुआ। सेकंड लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि उनके नंबर ही नहीं बन रहे हैं। वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो वही बात थी। तो मैं आप लोगों के यहाँ पर एक मैसेज दूंगी कि अपनी पढ़ाई को ना सीक्रेटली रखो, किसी की बातों में मत आओ और किसी को पलट कर वर्बली जवाब मत दो, अपने कर्म चुपचाप करते रहो। जब रिजल्ट आएगा ना, जब उस रिजल्ट में आपके रोल नंबर पे वो येलो लाइन आएगी ना, तो उनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है चुपचाप तरीके से सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई करते रहने की। पता नहीं भगवान ने हमारे लिए क्या सोच रखा है, कब सोच रखा है, और जो हमारी किस्मत में है, हमारे कर्मों का हिसाब हमें ज़रूर मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा। अब बात करूँ किस डिपार्टमेंट में मैं हूँ और कौन सी पोस्ट मुझे मिली है, तो ये भर्ती सबसे अनोखी भर्ती है, इसीलिए मुझे अभी तक डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं और पोस्ट भी नहीं मिली है। हमें जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बुला लिया जाता है, और अभी जब इलेक्शंस थे तब हमारी स्ट्रिक्ट ड्यूटी लगी थी, लेकिन अभी ड्यूटी का ऐसा है कि कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में भेजकर काम करा लिया जाता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पे जॉब करना है, ये आपका ड्यूटी पीरियड, अभी कुछ फिक्स नहीं है। तो अभी हमें डिपार्टमेंट नहीं मिले, देखते हैं कब तक मिलेंगे। मार्च में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और अभी नवंबर ख़त्म होने वाला है, पता नहीं सरकार इतनी ढीली क्यों चल रही है, हमें डिपार्टमेंट नहीं मिला है। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी हमें नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है, क्योंकि सैलरी के बारे में सबको पता है, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि ग्रुप डी की जो न्यू ज्वाइनिंग हुई ना, उन्हें सैलरी कितनी मिलती है और कब कब मिल चुकी है, कितनी मिलनी बाकी है, आप यूट्यूब पर जाकर साफ साफ चेक कर सकते हैं। और रही बात पढ़ाई की, तो मैंने पढ़ा था ऑनलाइन, स्टडी मंत्रा का मैंने बैच लिया था। तब जब मेरा एस्टेट TGT मैथ्स का पेपर था, तब मैंने वो बैच लिया था, और उस बैच के माध्यम से मेरा एस्टेट क्लियर हुआ, CTET क्लियर हुआ, रीट क्लियर हुआ, और हरियाणा ग्रुप C
सीईटी क्लियर हुआ, ग्रुप डी की मैं जॉब कर ही रही हूँ उस बैच के ही माध्यम से, तो मैं यही कहूँगी कि एक सोर्स चुनिए और उस पर टिके रहिए, वहीं पर पढ़ाई करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।